पहले मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट का फाइलिंग सिस्टम समझाता हूं। राइट। उसका कंटेंट कैसे होता है और कहां होता है। पब्लिक, सॉरी, आप लोग नोट करते जाना क्योंकि बाद में फाइलिंग सिस्टम नहीं बताऊंगा, पक्का कर दूंगा। एनी ऑफ सब्जेक्ट्स हैज टू पेपर्स। राइट। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट पेपर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड पेपर। राइट। इन फर्स्ट पेपर there have been 12 topics. इसमें 12 टॉपिक्स हैं। एंड सेकंड पेपर there has been 14 टॉपिक्स, यानी 12 चैप्टर यहां हैं और 14 वहां पर है। मीडियम इंग्लिश है ना आपकी? ठीक है। टॉपिक्स है इन द फर्स्ट पेपर this 12 topics and the 14 topics will be merged into one topic. बहुत सारी जो टॉपिक हैं एक दूसरे को मर्ज कर जाएगा। राइट। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको ये पढ़ने हैं व्हाट इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज देयर स्कोप, नेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का विकास कैसे हुआ। इट मीन्स नेचर, स्कोप, फीचर को समझने हैं। सेकेंडली, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स बोलते हैं। एंड थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नॉट कॉरस्पॉन्डिंग विद द सेकेंड पेपर, उसे सेकंड से मतलब नहीं है। ये 3 चैप्टर मिलकर एक फाइल बनेगा। अगर आपको इससे कोई क्वेश्चन है तो इन दोनों के बिना नहीं बनेगा, इससे क्वेश्चन है तो इन दोनों के बिना नहीं। दे आर इंटरलिंक टू ईच अदर। पढ़ाई तो सेपरेट होगी लेकिन पूरे पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन देखेंगे एक कंबाइंड होगा। जैसे एग्जांपल देते रहता हूं कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है और हार्ट का इलाज करता है, तो आपको हार्ट देकर के इलाज नहीं कर देगा ना। किसी को हार्ट अटैक आया तो ये देखेगा कि उसकी जेनेटिक्स तो नहीं है, जीन का भी खेल हो सकता है, उसके डाइट का भी खेल हो सकता है, ब्लड प्रेशर का खेल हो सकता है, डायबिटीज का खेल हो सकता है। तो कितने कंपोनेंट हो गए? दे ऑल इंटीग्रेटेड इनटू वन, देन वी कैन स्टडी द कार्डियो। तब आप कार्डियो की स्टडी करते हैं। इस चैप्टर से लगभग 2 प्रश्न आता है। 5 प्रश्न लिखने होंगे फर्स्ट पेपर में, 5 सेकंड में। ये फाइल आपको 2 प्रश्न देगा। वो कैसे देगा वो बाद में बताऊंगा। ये जो चैप्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दी GS4 पेपर। इसका फायदा आपको मिलेगा GS4 में। और मैंने बताया सेकंड पेपर से कोई रिलेशन इसका नहीं है। नेक्स्ट इज
topic number 4, that is organization. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है यहां पर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए सब्जेक्ट, इट्स सब्जेक्ट इज आल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट। सरकार पढ़ रहे हैं आप, जैसे कोई अर्थशास्त्र पढ़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, आप सरकार पढ़ने जा रहे हैं। सरकार को लिटरली बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस बोलो आप। ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन है? फॉर एग्जाम्पल दे आर मेनली 3, वो 3 है। वन इज मिनिस्ट्री, राइट? अंडर मिनिस्ट्री देयर इज डिपार्टमेंट, उसके अंदर डिपार्टमेंट है। एवरी मिनिस्ट्री, सम मिनिस्ट्री हैज ओनली 1 डिपार्टमेंट, सम मिनिस्ट्री हैज मोर देन 1 डिपार्टमेंट। जैसे होम मिनिस्ट्री है, तो होम मिनिस्ट्री में 7 डिपार्टमेंट है। फिनांस मिनिस्ट्री में 4 डिपार्टमेंट है। रेलवे मिनिस्ट्री में 1 ही डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे, राइट? तो ये मिनिस्ट्री क्या होता है, डिपार्टमेंट क्या होता है, ये सब जीएस में भी है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको पहले फॉरवर्ड समझा दूं क्या पढ़ने हैं। सिलेबस भी दिखाया मैंने, मिनिस्ट्री वगैरह है ना, उसका पार्ट है। सेकंड इज इसको बोलते हैं IRC, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, राइट? इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी का मतलब है कि वैसा चीज, वैसी एजेंसी which is not controlled by the ministry. For example, सेबी, यूपीएससी, इस पर मिनिस्ट्री का कंट्रोल नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं, इलेक्शन कमीशन, दे आर रेगुलेटरी एजेंसी, दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एजेंसी। एक्चुअली इंडिया में इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एजेंसी जो होना चाहिए वो है नहीं, इट्स ऑरिजिन फ्रॉम अमेरिका, लेकिन कुछ उससे मिलता जुलता है। लेकिन हम तो गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं ना, गवर्नमेंट पढ़े, गवर्नमेंट ने उसे बनाई नहीं, गवर्नमेंट की समस्या। एंड थर्ड इज अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग जानते हैं आप लोग? लमसम जान रही हैं आप? अंडरटेकिंग का मतलब होता है इंटरप्राइज, राइट? इंटरप्राइज, उद्योग धंधे। डिपार्टमेंट किस लिए बनती है, मिनिस्ट्री किस लिए बनती है? दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस और सर्विसेज टू द पब्लिक। हेल्थ डिपार्टमेंट किस लिए बनी? हेल्थ देने के लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट किस लिए बनी? एजुकेशन देने के लिए। पैसा कमाने के लिए नहीं बनी, रुपए कमाने के लिए नहीं बनी। लेकिन सरकार ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाई जिसका काम है रुपया कमाना, उसका नाम है अंडरटेकिंग। ये क्यों आया? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, when we became free and most of the colony of the world, they have been colony of the Britain, became free from the British rule or colonial power, सबसे आजाद हो रहा है। और एक नई सरकार आ रही है, वेलफेयर स्टेट, राइट? इसलिए हमारा संविधान स्टार्ट कहां से करता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसमें लिखा हुआ है सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, न्याय देने के लिए। मान क्लियर कि न्याय देना है, तो न्याय कैसे देंगे आप? अरे भारत सरकार कहती है कि सबको हम अच्छा हेल्थ देंगे, सबको अच्छा एजुकेशन देंगे, कहां से दोगे? इसके लिए रुपये चाहिए। एंड इंटरप्राइजिंग वाज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। The nature of the public administration government is
ओनली कम्युनिटी वेलफेयर। सरकार का काम जनहित करना है, बिजनेस करना नहीं है। सरकार ने सोचा कि भाई जनहित हम तभी करेंगे जब तक मेरे पास रुपए नहीं होंगे। नो, एनी गवर्नमेंट बिलीव गवर्न ऑन द बेसिस ऑफ द टैक्सेस। सिर्फ टैक्स से काम नहीं होता। टैक्स विल रेगुलेट टू द सिस्टम ओनली, नॉट फॉर द डेवलपमेंट। भाई सबको जन कल्याण करने हैं। अब देखो कितने वेलफेयर स्कीम्स है। मिड डे मील प्रोग्राम चलता है, सारे बच्चों को खाने खिलाने हैं। हेल्थ है, हॉस्पिटल में जाओ कितनी दवाइयां फ्री में मिलती हैं, फ्री इलाज होता है। एक आदमी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करता है तो 10-20 लाख रुपया वो काट लेता है। कितने इलाज हो रहे हैं। जन औषधि करके मेडिसिन आ रही है कम रेट पर। बहुत सारे हैं, विमेन्स वेलफेयर प्रोग्राम, SC ST OBC, हैंडीकैप्ड माइनॉरिटीज। बाढ़ आ गया तो उसे बचाओ, भूकंप आ गया तो उसे बचाओ, तो रुपया कहां से आएगा? If government imposes taxes for governing to the state, it becomes inflation. अगर सरकार टैक्स लगाती है तो आप चिल्लाओगे महंगाई आ गई। गाना भी आया था, महंगाई जान मारत जात है, ऐसे कुछ गाना आया था। यानी एक गरीब आदमी मारा जाएगा तो वेलफेयर स्टेट कैसे चलेंगे? So government of India after independence, after second world war of the world, every government established undertaking. सबने अंडरटेकिंग स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया कि हमें रुपए भी कमाने होंगे। जब तक रुपए नहीं कमाएंगे तब तक काम नहीं होगा। तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गेनाइजेशन दिखे। इन सेकंड पेपर, दैट इज टॉपिक नंबर 3, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब देखो क्या कर रहा है। या तो थ्योरी देखा अंडरटेकिंग क्या है, और ये कह रहा है कि भारत में अंडरटेकिंग क्या है, कैसे काम करता है। राइट नाउ इट्स अंडरटेकिंग और 3 टाइप्स। 3 प्रकार के अंडरटेकिंग है। सिलेबस समझा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं मैं। राइट, वन इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, other is called government company, and public corporation। ये 3 है जी। आप ऐसे देखो, पुलिस डिपार्टमेंट है तो पुलिस डिपार्टमेंट पैसा कमाता है क्या? वो 2 नंबर वाला कमाई नहीं। उसके लिए तो बनी नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई रुपया कमाता है क्या? फ्री में एजुकेशन है, गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ने खुद ही अंडरटेकिंग बनाई, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। Some department has established its own enterprises and that is controlled by the ministry. They are called departmental undertaking. For example, railway, Ministry of Railway has its own undertaking. उसके बहुत सारे अंडरटेकिंग है। रेलवे के अपने, रेलवे का उद्देश्य जनहित भी करना और रुपया कमाना भी है। राइट, गवर्नमेंट कंपनी, सरकार की बहुत सारी कंपनियां हैं, एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन। सबका नेचर फीचर अलग है। कंपनी कैसे बनेगी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कॉर्पोरेशन। कौन कौन? मेट्रो देखा ना आपने, इसका नाम क्या है? DMRC। सी का मतलब कारपोरेशन, राइट, बट नॉट ए गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वो गवर्नमेंटल नहीं है। 90s के डिकेड्स में दुनिया में एक बदलाव आ रहा है। यहां पर सरकार अंडरटेकिंग आई कि भाई हम भी बिजनेस करेंगे, रुपए कमाएंगे और उसके बाद देश की सेवा करेंगे। सरकार की अंडरटेकिंग फेल होने लगी।
because the nature of the government is not enterprising, the nature of government is servicing. सरकार का नेचर सेवा करना रहा है, बिजनेस करना नहीं रहा है. The nature of the private administration is enterprising. प्राइवेट का नेचर क्या होता है? कमाना. भाई आप ऐसे देखो, सरकारी स्कूल बना, कितने रुपए खर्च होते हैं, टीचरों की कितनी सैलरी मिलती है, लेकिन आप अपने बच्चों को, भाई को, बहन को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, प्राइवेट में फीस देके पढ़ाना चाहते हैं. राइट? आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराना चाहते, आपको पता है जाओगे तो मर के निकलोगे. प्राइवेट में मोटी रकम देकर इलाज कराते हैं आप. सोचो क्या हो गया फिर. नहीं, इसी को तो समझना है आपको. क्योंकि उसने अपने नेचर बदला ही नहीं. उसी तरह से सरकार ने जब कंपनियां बनाई बिजनेस करने के लिए, तो कंपनी के जो ऑफिसर्स हुए वो सब सिविल सर्वेंट थे. प्राइवेट कंपनी कैसे काम करता है? जियो सक्सेस हो गया ना, वोडा आइडिया सक्सेस हो गया, लेकिन भारत सरकार की एमटीएनएल बीएसएनएल फेल हो गई. क्यों? काम करने का तरीका ही नहीं है, वर्क का स्टाइल नहीं है, उसकी वर्क कल्चर बिजनेस की है ही नहीं. बहुत सारी चीजें आई, इसलिए भारत सरकार ने जो अंडरटेकिंग की तरफ आई वो अंडरटेकिंग में फेल हो गई. अब एक नया कॉन्सेप्ट आया कि हम प्राइवेट से मिलके काम करेंगे. दैट इज इमरजेंस. पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अंडरटेकिंग. मेट्रो इज पीपीपी. आज मेट्रो को सरकार में कर दो पूरा प्योर, रेलवे की तरह हो जाएगा ये. राइट? तो इसका रिलेशन कहां से आया? यही से है ना. आपने इस पढ़ा, इस पढ़ा, इस पढ़ा, तभी ये बातें होती. और ये आपको पॉलिटी में भी है. जब गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, आपने तो वहां पर सिर्फ एग्जीक्यूटिव लिखा दिया ना मैंने आपको, लेकिन उसके ऑर्गन्स अंदर समझोगे ना. और इको में भी है अंडरटेकिंग्स. बस में ये हो गई एक फाइल. अगर इससे कोई पेपर आया, इसके बिना नहीं बनेगा, इसका पेपर आया तो इसके बिना नहीं बनेगा. दैट इज डिपेंडेंट टू ईच अदर. और एक हो गई एक फाइल, फाइल नंबर 2 हो गई है. पढ़ाई बहुत पढ़ना नहीं है, समझ के पढ़ना है बस. मिटाओ इसको, ऐसे लाइन खींचते जाना आप. नेक्स्ट फाइल, it is for the first paper and it is for the second paper. इसकी भी फाइल होगी. अभी हम लोग 4 टॉपिक दे गए है ना. नेक्स्ट फाइल इज टॉपिक नंबर 5 ऑफ द फर्स्ट पेपर, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल. यहां पर एक कॉन्सेप्ट है A इक्वल टू R. ऑथोरिटी शुड बी इक्विवेलेंट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. जितना आपको अधिकार मिला है उतनी जिम्मेवारी भी मिली है. सरकार हमने बनाई, अधिकार दिया, तो उतने जिम्मेवार में प्रति होगी ना. कि हमने चुन दिया मनमर्जी करेगी. देन हाउ टू बी अकाउंटेबल, कैसे करेंगे? इसके लिए आप यहां पर पढ़ते हैं
Four types of the accountability: legislative, executive, judiciary, financial, एक और है जो डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ये चैप्टर कहीं ना कहीं सब जीएस में है। And topic number 12, that is called financial administration. उसी फाइल का फर्स्ट पेपर का ही फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड टॉपिक नंबर 9 of the second paper, that is financial management. This is one file, यानी दो चैप्टर फर्स्ट पेपर का और एक चैप्टर सेकंड पेपर का। अब ये फाइल समझ में आएगी, पढ़ाई समझ में आएगी, यूपीएससी लेवल का। अब जैसे देखो, फिनेंशियल कंट्रोल के लिए ये भी समझना होगा पूरे डिटेल, और भारत में कैसे हो रहा है, फिनेंस में कंट्रोल कैसे करते हैं आप। इसके लिए पूरा बजटरी प्रोसेस समझना होगा, फॉर्मेशन ऑफ द बजट, पासिंग द बजट एंड इंप्लीमेंटिंग द बजट। भाई हिसाब किताब भी होगा ना, अकाउंटिंग ऑडिटिंग भी होंगे, पूरा प्रोसीजर होगा, फिर पार्लियामेंट में बहस होगी। तो ये एक फाइल हुई। पढ़ाई जो स्टार्ट होगी फाइल से होगा, यानी मैं कहीं से भी कोई फाइल लूंगा, राइट। अगर चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा ना तो पढ़ने के लिए तो पढ़ेंगे आप, लेकिन जिसके लिए आप बैठे, जैसे मान लो हमने क्वांटिटेटिव कंट्रोल पढ़ाया पांचवा, फिर सिक्स में चला गया, पांच के बाद कौन सा है, सिक्स है, और सिक्स का इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो आधा तीतर आधा बटेर हो जाएंगे, कंफ्यूजन आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6, that is administrative law, not corresponding with the second paper. वो सेकंड पेपर का corresponding नहीं है, इंडिपेंडेंट है, और ये पॉलिटी में भी आएगा, और ये तो आपको हर जगह आएगा जी, पॉलिटी में भी, इकोनॉमी में भी, प्राइवेट लाइफ में भी, सब कुछ समझ आएगा। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, राइट। द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव इज टू मेक लॉ, and there has been two types of the law in the world. One is called constitutional law, that is governed by the rule of the law. Other one is called administrative law. वहां तो सिर्फ लॉ लिखा हुआ है, रूल्स लिखे हुए हैं। दुनिया में दो तरह के कानून का शासन होता है, एक को बोलते हैं संवैधानिक कानून, जो इंडिया में है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, पूरा पढ़ेंगे संविधान को तब समझेंगे। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज फॉर्मुलेटेड बाय द पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज फॉर्मुलेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटर्स। संवैधानिक कानून पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कानून प्रशासन बनाता है, उसके लिए अलग कोर्ट है। भाई आप में डिस्प्यूट हुआ तो कहां जाओगे, कोर्ट में जाओगे, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओगे। लेकिन मैं सरकारी ऑफिसर हूं,
डीएम हूं और आपकी जमीन ऑक्युपाई करा दिया मैंने, तब कहां जाओगे? उसके लिए अलग कोर्ट है, उसका ना रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। वहां पर जज नहीं होता, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होता है फैसला करने वाला। इन इंडिया देयर हैज बीन मोर अबाउट 3000 एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, राइट? वो सब यहां से जन्म ले रहा है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। रेलवे में एक्सीडेंट हो गया, रेलवे में टिकट लिया था, रेलवे एक्सीडेंट कर गई, किसी की जाने चली गई, कोई हैंडीकैप्ट हो गया, कोई नौकरी पर ज्वाइनिंग करना था, ज्वाइनिंग नहीं कर पाया, नौकरियां चली गई, तो रेल में टिकट किस लिए लिया था आपने? पैर हाथ कटवाने के लिए? नहीं ना। और ऐसा हो गया, जो होते ही रहता है। पैसेंजर कहां जाएगा? कोर्ट जाए, यही रास्ता है ना। रूल ऑफ लॉ यही कहता है, दो में झगड़ा हो तो तीसरा फैसला करे। वो कोर्ट गया, कोर्ट रेलवे को नोटिस देगी कि भाई आप पर कंप्लेन है ऐसी, आप आओ। रेलवे वाले आएंगे, हो सकता है एक आध साल आए, महीना, जुडिशरी प्रोसेस से है, रिसीव करेगा तब ना। जुडिशरी कहता है जिसके नाम से है वो है। वो बहाना बना दिया। और कितनी करप्शन है देखते हो आप। चिट्ठियां गई, पोस्टमैन को 1000 रुपया दे दिया, लिख दिया कि ऑफिसर नहीं पाएंगे, फिर 6 महीने बाद डेट, तो तारीख टू तारीख चलेगा। आपने कंप्लेन किया कि मुझे ये समस्या हुई, मुझे कंपनसेशन दे रेलवे, बदले में आपने एडवोकेट रखा, तारीखें चली, कोर्ट, रेलवे वाला एक बोलेंगे कि मेरा पैसेंजर ही नहीं है। यही होता है ना, कोर्ट में होता क्या है, वो पैसेंजर था, बोला पैसेंजर नहीं है ये, आपने टिकट दिखाया तो ये फॉल्स है, ये नकली बना रखा है। अब फॉल्स है कि नहीं है, इसे फिर फोरेंसिक लेबोरेटरी भेजे जाएंगे, 6 महीने उधर लगेंगे। चलो सही निकल के आ गया, राइट? अब है कि इसको 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया दो इसको, और उस ऑफिसर के पास रुपए नहीं है, तो क्या कर देगी सरकार? अरे बहुत करेगी तो जेल देगी, जेल से फिर छुटकारा आ जाएगा। आपको रुपया तो नहीं मिला ना, यू विल सेटिस्फाइड दैट, आप संतुष्ट हो गए कि उसको कोर्ट जेल की सजा मिल गई, तो न्याय कहां मिला? वकील रखा अलग से, 10 बरस मुकदमे में चले गए, जो भी पैसा था, एक पैर कटा था, दूसरा पैर भी चला गया इस मुकदमा लड़ते हुए, बुढ़ापा आ गए। देर से मिला न्याय अन्याय होता है। तो अल्टीमेटली सजा किसने भुगता? आपने कि रेलवे ने? पैसेंजर ने भुगता ना। इसलिए एवरीथिंग शुड नॉट बी कंसीडर्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, बाय जनरल कोर्ट। सब कुछ ये कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। एंड सिंस आवर स्टेट इज ए वेलफेयर स्टेट, इसलिए रेलवे ने अपना कोर्ट बनाया है, रेलवे एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल। इसलिए सुनते हैं ना कि जैसे एक्सीडेंट हुआ, रेलवे मिनिस्ट्री से फैसला हो गया कि डेथ कर गए उसको इतने रुपए, घायल हो गए उसके इतने रुपए। क्यों? आपको कोर्ट भी नहीं जाना पड़े, ना कोई मुकदमे लड़ने पड़े। दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गवर्नड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, राइट? सब कुछ हम देखते हैं, समझते नहीं है। ये एक फाइल हो गई। नेक्स्ट फाइल इज, मिटाऊंगा इसको मैं, कॉम्परेटिव
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आगे का फाइल जो भी नंबर आता है 7, टॉपिक नंबर 7। सेवन फाइल तो नहीं होगी, टॉपिक होगी। फाइल नंबर होगा 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, राइट। कॉम्परेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड टॉपिक नंबर 8, डेवलपमेंट डायनेमिक्स, not corresponding to the first second paper directly. ये सेकंड पेपर से डायरेक्टली नहीं है। अब देखो क्या है, पॉलिटी में एक टॉपिक है कॉम्परेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? नहीं है? कॉम्परेटिव कॉन्स्टिट्यूशन यही से है। कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है डेवलपमेंट डायनेमिक्स। अब इसके कॉन्सेप्ट है, यहां पर पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, सेकंड पेपर से डायरेक्ट नहीं है, लेकिन जितने भी बिल्स और स्कीम्स हैं सब इसी से रिलेटेड है, राइट। ये एक फाइल हो गई। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 9, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड टॉपिक नंबर 8, सिविल सर्विस इन इंडिया। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई होती है कि रिक्रूटमेंट का मेथड क्या है, प्रमोशन का मेथड क्या है, सैलरी कैसे डिटरमाइन करी जाती है, रिटायरमेंट कैसे करा जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, और ये कहता है भारत के सिविल सर्विस में क्या है। सिविल सर्विस क्या है, पहले प्री एग्जामिनेशन होगा, मेंस होगा, सैलरी कैसे डिसाइड होगी, रैंक कैसे मिलता है, रिटायरमेंट कब होगी, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, एक थ्योरी है, एक एप्लीकेशन। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है। फर्स्ट पेपर इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज थ्योरी पार्ट, दैट इज अप्लाइड थ्रू आउट द वर्ल्ड। भाई हमने बताया गवर्नमेंट के 3 ऑर्गेनाइजेशन है, अब कोई सरकार के बाद 2 ही है, तो उनकी समस्या, राइट। ये एक फाइल हो गई, और ये आपको पूरा का पूरा एथिक्स में है, GS4 पेपर। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 10, पब्लिक पॉलिसी, नॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेकंड पेपर। ये सेकंड पेपर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन है कहां ये GS प्री का फर्स्ट पेपर में है, राइट। और GS सेकंड में है, मेंस में, और प्री में भी है, डायरेक्ट नहीं है। इसमें आपको यह पढ़ना है कि फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी बनती कैसी है, राइट। जैसे आप लोग लड़कियां हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पॉलिसी है ना सरकार की, कैसे बनी, गरीबी दूर करने की पॉलिसी, इंप्लीमेंट कैसे होता है, समस्या क्या आती है, कौन बनाता है, कैसे बनते हैं, उसके ऑब्स्टिकल्स क्या है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 11, टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट।
And topic number 10 of the first paper, administrative reform in India since independence. ये एक फाइल है जी. ये कहता है कि ये देखो, टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट, यानी प्रशासन में सुधार करने के तरीके क्या हैं. राइट. आपको ऐसे पूछूं कि पढ़ने के तरीके क्या हैं, आईएएस बनने के तरीके क्या हैं, और दूसरा पूछूं कि रुचि कैसे पड़ती है. बात समझ आई. वही चीज यहां पर है कि आजादी के बाद क्या आया. पढ़ाने के तरीके क्या है, बोलकर, लिखाकर, समझाकर, और एक टीचर उसी में से कोई पढ़ाएगा जो टेक्निक्स है. तो जो मेरिट डिमेरिट होगी उस टेक्निक का हो या होगा, बट नॉट अप्लाइड इन जीएस. ये जीएस में अप्लाई नहीं है. इसमें आपको एआरसी रिपोर्टेड वगैरह है. आजादी के बाद रिफॉर्म क्या क्या हुआ बताओ, एक आध रिफॉर्म का नाम बता दो. आपके पेपर में रिफॉर्म हो रहे हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट व्यू से सिलेबस बनी है. हाँ. हाँ. तो रिफॉर्म होते जा रहा है ना, जितना हो सकता है सरकार रिफॉर्म कर रही है. अब बताओ फर्स्ट पेपर में कितने फाइल हो गए. 12 चैप्टर थे, 8 फाइल हो गए होंगे, यानी 12 चैप्टर 8 चैप्टर बन जाएगा. अब कुछ है जो ओनली फॉर सेकेंड पेपर. इट इज दी फर्स्ट पेपर एंड इट इज दी सेकेंड पेपर. यहां 12 को हमने किस में बना दी, 9 में. 14 को बना देंगे 8 में, ये 8 हो जाएगा. उसमें 14 चैप्टर हैं. एक तो फर्स्ट पेपर से कॉरस्पॉन्डिंग किया, कुछ आपस में कॉरस्पॉन्ड होगा. अभी नोट करा रहा हूं आप. नंबर 1, फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सेकंड पेपर, evolution of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान का विकास कैसे हुआ. जो संविधान पढ़ेंगे आप, या भारत में संविधान है वो कैसे डेवलप हुआ. राइट. इसके लिए 3 प्रोसेस है, 3 डायमेंशन है. हिंदू एरा, मुस्लिम एरा एंड क्रिश्चियन एरा. हिंदू एरा, मुस्लिम एरा एंड क्रिश्चियन एरा. हिंदू एरा के लिए आपको पढ़ना होगा कौटिल्य अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, चाणक्य ने. और फॉर मुस्लिम एरा यू हैव टू स्टडी आईने ए अकबरी बाय अबुल फजल. क्रिश्चियन एरा में 2 चीजें आती हैं, चार्टर बाय ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एक्ट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट. इट इज फ्रॉम 1600 to 1857 and it is from 1858 to 1947.
क्या कहना चाह रहा हूं मैं? टाइटल क्या है? संविधान का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो इसको समझने के लिए आपको हिंदू युग को पढ़ना होगा। हिंदू एरा में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कुछ किताबें देखी गई हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताया जो हमारा सिलेबस का आता है। आपको सिर्फ कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ने हैं। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में सारे मुगल नहीं पढ़ रहे हैं, ओनली फॉर अकबर। हाँ, और क्रिश्चियन एरा में दोनों पढ़ रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी, 1857 में सिपाही विद्रोह हो रहा है, राइट। तो तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट है। 1858 से देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1858 जा रहा है, वो जा रहा है 1947 तक। अभी तो आगे की संविधान समझेंगे। इसलिए हमारी सरकार क्या बनी? नाइदर हिंदू नॉर मुस्लिम नॉर क्रिश्चियन, दैट इज ए सेकुलर स्टेट। तो उसके पीछे कंटेंट है। पॉलिटी में पढ़ाई यहां से होती है, क्रिश्चियन एरा से। पब्लिक में पढ़ाई यहां से होती है। तो जितना ढंग से आप उस पॉलिटी को समझोगे, दूसरा नहीं समझेगा। अरे भाई, मुगल पीरियड या हिंदू पीरियड में क्या था? किंग इज ओवरऑल, किंग इज लेजिस्लेटिव, किंग इज जुडिशरी, किंग इज एजुकेटिव, द वर्ड ऑफ द किंग इज द लॉ। राजा जो बोल रहा है वही संविधान है। लेकिन अब बातें बदलती गई। ये एक फाइल हुई, अब एक नहीं, इसमें एक टॉपिक और है, वो है, इसे मिटा दो ना। सेकंड इज फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक फाइल हो गई, नॉट कॉरस्पॉन्डिंग विद द फर्स्ट पेपर। यानी कैसे डेवलप हुआ, ये कह रहा है भारत का संविधान कैसे बना, क्या क्या फीचर्स हैं, है ना, उसकी स्टडी है। तो जब ऊपर के समझेंगे तभी तो समझेंगे फीचर क्यों आई। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सेकुलर स्टेट क्यों आया, राइट। नेक्स्ट फाइल इज टॉपिक नंबर 4, यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड टॉपिक नंबर 5, प्लान एंड प्रायोरिटीज। दिस इज अदर फाइल। इसमें पढ़ोगे भारत सरकार और उसकी शासन। इसका मतलब क्या हुआ? यूनियन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों आ गए, कोर्ट कचहरी सारे आ गए। और जब कोर्ट पढ़ेंगे तो ट्रिब्यूनल भी आ गया, जो कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताया। प्लान एंड प्रायोरिटी, प्लान कैसे बनते हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या है, इस बीच में पढ़ाई होगी। एंड नेक्स्ट फाइल इज टॉपिक नंबर 6, स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एंड टॉपिक नंबर 7, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंस इंडिपेंडेंस। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पर पढ़ रहे हैं राज्य सरकार, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट सेक्रेटेरिएट, और स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टेट। आजादी के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बदला है। एंड टॉपिक नंबर 13, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ
लॉ एंड ऑर्डर, ये एक फाइल है। यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। यहां तक बात समझ आ गई? नेक्स्ट दो फाइलें और बची हैं। फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर। टॉपिक नंबर 11 and 12. 11 is rural development and 12 urban government, not corresponding with the first paper. इसमें रूरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, पंचायती राज वगैरह, और इसमें पढ़ेंगे अर्बन गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसकी फंक्शन, स्ट्रक्चर, प्रोसेस। एक्चुअली दिस इज बेस्ड ऑन दी 73rd constitutional amendment 1992 and it is 24th constitutional amendment 1992. And the last is topic number 14, not corresponding directly to the first paper, that is issues of इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। शासन की इश्यूज पढ़ने होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का इश्यूज क्या है? करप्शन है, नेपोटिज्म है ना, भाई भतीजावाद है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है, सब इश्यूज को समझने हैं। कोलिशन गवर्नमेंट भी एक इश्यूज है, गठबंधन की सरकार है, कब सरकारें गिर जाए, ये भी इश्यूज है। ये आपका फाइल हो गया। पूरे फाइल कितने हो गए? 9 टॉप फाइल हो गए। एक दो चैप्टर छोड़कर सारे चैप्टर आपको कहीं ना कहीं जीएस में लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी है, एंड इंटरनल सिक्योरिटी इज दी थर्ड पेपर। और आईआर पढ़ेंगे, एक स्टेट का दूसरे स्टेट से कंपैरिजन तभी करेंगे जो अपना स्टेट को जानोगे तभी ना। हमें लड़की को कंपैरिजन करने हैं, कैसे मान लिया जाए, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। एक लड़की टाइप पर आती है, एक डिले आती है, तो मैंने फीचर बना दिए कि देर से आना, पहले आना, ये फीचर है। ऐसा नहीं है, उसके लिए हमें क्रॉस कल्चरल स्टडी करनी पड़ेगी कि देर से जो आ रही हैं उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि दूर से आती हैं, फिजिकली ठीक नहीं है, मेंटली खुश नहीं है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बायोलॉजिकल समस्या है, इकोनॉमिकल समस्या है, टेंशन में है, तो बहुत सारे फैक्टर को समझ के स्टडी करेंगे ना। तो ये है कंटेंट, नॉट कंटेक्स्ट। जॉब कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, context is not important. A traditional manager, traditional administration focus to the job context. Job context will maintain you only, not increasing your productivity. It is the job content that produce high production. जॉब कंटेक्स्ट बनाए रखता है, बढ़ाता नहीं है। आप ऐसे समझो, आपके फादर ने सारी सुविधाएं दी, पढ़ाई करो, फीस दो, खाना पीना जैसे मर्जी जाओ, ये जॉब कंटेक्स्ट है। काम क्या है? आईएएस बनना। आईएएस कैसे बनोगे? कंटेंट जिस काम के लिए उस पर फोकस हो, लेकिन फोकस पूरा मेरा क्या है? कंटेक्स्ट पे, कंटेंट पे है ही नहीं, तो सिर्फ आओगे जाओगे ना, प्रोडक्टिविटी तो नहीं आएगी। यहां तक कोई डाउट्स?
क्लियर है पॉइंट? तो इसको आपको याद रखने हैं बिल्कुल। फिर होता है कि पूरा पढ़ लेता, फिर बच्चे पूछते हैं कि पढ़े कैसे। अरे शुरू से ही बता रहा हूं कैसे पढ़ो, उसे आप फॉलो करो। इतने नहीं होता, 4 4 रोज पढ़ने के बाद उसे समझ में नहीं आता कैसे पढ़ना है। ये आपके लिए क्या हो गया जानते हो? दैट इज द प्रियम्बल ऑफ योर स्टडी। जैसे संविधान का प्रियम्बल है ना, उसकी ये क्रक्स हो गए। हाँ जी, हाँ, दोनों का प्रयोग होगा। अब कुछ पढ़ा भी दो आप लोगों को क्या? पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी सारे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। बोलो जी, पढ़ा दो? क्या पढ़ाऊं? आपकी मर्जी से पढ़ाऊंगा ना। पॉलिटी पढ़ाऊं, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊं? पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी में क्या पढ़ाऊं? आपकी इच्छा से। आपको मिनिस्ट्री समझा देता हूं, राइट? बड़े कॉमन है अभी, चर्चा में भी है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, नाम सुना है? क्या होता है स्पीकर लोकसभा में? अच्छा, देखो, एवरी गवर्नमेंट, पूरी बात पढ़ाया नहीं मैंने, बीच से समझाना चाह रहा हूं, क्रक्स को समझाना चाह रहा हूं। इन द डेमोक्रेटिक स्टेट देयर इज इलेक्शन एंड वी इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द हाउस। हम मेंबर्स को चुनते हैं। इन इंडिया देयर इज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। यहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। आप पूछोगे पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होता है? दो तरह की सरकारें दुनिया में भी हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म। अभी हम लोग सिर्फ पार्लियामेंट्री की बात कर रहे हैं इंडियन कंसर्न में, ताकि प्रैक्टिकली आप समझ जाओ क्या है। एंड देयर हैव बीन 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। 2 हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा है। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड बाय द पब्लिक डायरेक्टली। हमने चुना, अभी एमपी के चुनाव हुए। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। वो कैसे? द एमएलए ऑफ द स्टेट, एंड एमएलए को आपने चुना, यूपी के एमएलए को यूपी के लोग ने चुना। उस एमएलए ने राज्यसभा के मेंबर के लिए चुना। लोकसभा रिप्रेजेंट्स लोक, राज्यसभा रिप्रेजेंट्स राज्य। सिंपली मीनिंग, यानी लोकसभा पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है और राज्यसभा स्टेट का है। इसलिए राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट ही बोलते हैं। जब पूरा हिंदुस्तान बना तो हमने फेडरल गवर्नमेंट बनाई। इन फेडरल गवर्नमेंट देयर हैज बीन 2 गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट। तो एक तरह से एग्रीमेंट हुआ भाई जब देश बना। अब देश बना कैसे, इसके लिए हमें एक पूरा चैप्टर पढ़ाना होगा। उसका नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, राइट? कैसे बना? क्योंकि पहले देश तो था ही नहीं,
ब्रिटेन का था, और राजे महाराजे शासन करते थे अपने अपने एरिया में। तो कोई राजा किसी के अधीन काम क्यों करे, अपना राजपाट क्यों छोड़ दे? लेकिन राजपाट छोड़ा, भारत में इंटीग्रेट हुए, तो उसने कुछ समझौता करी कि हमारा अधिकार क्या होगा, आपका अधिकार क्या होगा। इस तरह से बहुत सारे प्रोविजंस हुए, बदलाव होते रहा। उतना अंदर जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, 10 बज जाएगा यहीं पर। लोकसभा एंड राज्यसभा, इतना बीजेपी वाले आए, इतना कांग्रेस वाले आए, इतना आदर्श आए। पॉइंट क्लियर? इसमें भी बहुत सारे आ गए, बीजेपी भी आ गए, कांग्रेस भी आ गए, सपा बसपा भी आ गया, अदर्स भी आ गए। एग्जाम्पल के तौर पर, ज्यादा बड़ा है इसका मतलब मेंबर्स उसके जाते हैं। इन द डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री फॉर द गवर्नमेंट, those party who is in majority in the house will govern the state. लोकसभा में जिस राजनीतिक दल की मेजोरिटी है वो सरकार बनाती है, राइट? वो है 50+1। लोकसभा के जितने मेंबर हैं उसका आधा से एक ज्यादा, वो आता है 272, राइट? तो बीजेपी वाले ने तो नहीं आई, लेकिन मिलाकर बना लिया ना, तो ये सरकार बनाएगी। सरकार कहां से बनेगी? लोकसभा से, नॉट टू द राज्यसभा। Although government will be accountable in the Lok Sabha and Rajya Sabha both. Accountability and control है, legislative control है आगे। सरकार लोकसभा राज्यसभा दोनों में अकाउंटेबल होगी। अब मोदी गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाएगी उसके लिए मिनिस्ट्री बनी है, डिपार्टमेंट बने हैं, कोई हेल्थ मिनिस्टर है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है ना? तो इसमें से बहुत सारे मेंबर हैं। हमने कुछ कलर में कर दिया, राइट? ये सारे मेंबर हैं, लेकिन जो मेंबर है उसमें एक कलर दूसरा आ गया, वो मिनिस्टर भी है। भाई नरेंद्र मोदी बनारस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन वो मिनिस्टर भी है, वो है ना? अमित शाह कहां से है? गुजरात से है, कहीं ना कहीं से है। ये सब के सब कुछ मेंबर हैं जो सिर्फ मेंबर हैं, वो मिनिस्टर नहीं है। क्योंकि कितने मिनिस्टर होंगे, ये जितना लोकसभा का मेंबर है उसका 1/10 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, राइट? तो जितने मेंबर हैं उसका 1/10 कितना हुआ? 545 मेंबर को 1/10 कितना हुआ? 10वां भाग कितना हुआ? अभी मैथ्स आप निकालो, मैथ्स में पूर हूं। 445 मेंबर है ना, तो 100 में 10 हो गए, तो 400 में 545 है ना, 55 मेंबर, लगभग 56 मेंबर हुए, यही ना? यानी इतने मेंबर में से 55-56 मेंबर मंत्री बनेगा, बनाए जा सकते हैं, राइट? बात सुन आ रही है? जितना मेंबर जीत कर आया तो वो बनेगा। तो हमने एक एग्जांपल दिया येलो लाइन करके,
येलो वाला है दैट इज नॉट ओनली मेंबर ऑफ द हाउस बट ऑल्सो मिनिस्टर. मिनिस्टर मीन्स एग्जीक्यूटिव. Narendra Modi is participating in the House while making the policy as a member. While implementing the policy of the department, Narendra Modi is the minister. जैसे हम लोग सबको हैं, मेंबर हैं, इसमें से आपको मंत्री बनाया गया, एजुकेशन मिनिस्टर. तो मेंबर भी हो ना आप, और ये हाउस में आप एजुकेशन की पॉलिसी बनवाने में काम करोगे. जो पॉलिसी बनेगी उसको इस हाउस ने दिया कि आप इसे इंप्लीमेंट भी कराओ. और जैसा मैंने पॉलिसी बनाया वैसा इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं उसका जवाब दो. तो आपसे प्रश्न पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, मोशन लाऊंगा, इस्तीफा मांगूंगा कि आपको जो दिया वो नहीं किया. राइट. अब जैसे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से मांगने इस्तीफा दो क्योंकि नीट का सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं. राइट. ये हो गया अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल. हमने जो अथॉरिटी दी उस रुपए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने नहीं निभाई, तो इसमें से बन गए मिनिस्टर. इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देयर इज नॉट एग्जैक्ट सेपरेशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पॉलिटिक्स. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में नीति बनाता कौन है, नीति इंप्लीमेंट कौन करता है, एग्जैक्ट नहीं है. प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट में बिल्कुल एग्जैक्ट है. जैसे अमेरिका में जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं कांग्रेस. उसमें जो मेंबर चुन कर गए वो मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ मेंबर है, पॉलिसी बनाएगा. और मिनिस्टर के लिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, प्रेसिडेंट अपना आदमी अपॉइंट करेगा. वो पार्लियामेंट का कांग्रेस का मेंबर नहीं होगा. हाँ, प्रेसिडेंट के अंदर रहेगा, पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, ना पार्लियामेंट का मेंबर है. यहां पार्लियामेंट का मेंबर वही मिनिस्टर बनेगा. मिनिस्टर होने के लिए पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी है. अमेरिका में ऐसा नहीं है. आप सिर्फ मेंबर हो, पॉलिसी बनाओगे, प्रेसिडेंट इंप्लीमेंट कराएगा. इसलिए अमेरिका में मिनिस्टर को सेक्रेटरी बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ द प्रेसिडेंट. एक्चुअली वो प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी है. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां के होम मिनिस्टर को बोलते हैं. सेक्रेटरी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहां बोलते हैं मिनिस्टर. तो दोनों का नेचर अलग है. तो चूंकि मैं शुरुआत से पढ़ा नहीं रहा हूं, थोड़ा समझा रहा हूं आपको. तो इसमें से ये जो लोग आए एज ए टोटलिटी, ये कहलाए मिनिस्टर. इसका भी कलर बदल दूं, ये कहलाए मिनिस्टर. एज ए मिनिस्टर इज एग्जीक्यूटिव और सी इज एग्जीक्यूटिव. एज ए मिनिस्टर वो क्या है, एग्जीक्यूटिव है. और एज ए मेंबर क्या है, लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेचर है. दोनों काम अदा कर रहा है ना. अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया, यहां पर कानून भी बनाओ. राइट. ऐसे मानो आप लोग भी, और आपको क्लास मॉनिटर बनाया, चेक भी करो कौन पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है. दोनों जिम्मा आपके पास. तो ये जो मिनिस्टर है, देयर हैव बीन 5 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स. मंत्री के 5 लेयर होते हैं. राइट. उसे आप ऐसे समझो, ये डिपार्टमेंट है. द स्ट्रक्चर ऑफ डिपार्टमेंट एज पिरामिडिकल स्ट्रक्चर. ऊपर में एक होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, हिरार्की होगी. डिपार्टमेंट का हेड होता है सेक्रेटरी, जो सीनियर आईएएस होता है. जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो उसका एक होगा एजुकेशन सेक्रेटरी. डिपार्टमेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू विंग.
डिपार्टमेंट के नीचे विंग होता है। मान लो एजुकेशन डिपार्टमेंट के 2 विंग है, 4 विंग है, 5 विंग है, वो बढ़ते जाएंगे नीचे, तभी तो स्पॉन बढ़ता जा रहा है। द विंग इज हेडेड बाय ज्वाइंट सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी है और ये ज्वाइंट सेक्रेटरी है। विंग इज डिवाइडेड इनटू डिवीजन। विंग के नीचे डिवीजन होता है। इट्स इंचार्ज इज डिप्टी सेक्रेटरी। यानी एक विंग है, उसमें 4 डिवीजन है, 5 डिवीजन है, एंड डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू ब्रांच। इंचार्ज इज अंडर सेक्रेटरी and branch is divided into section. In charge is section officer. इतनी बात समझ आई? अब देखो मैं कहना क्या जा रहा हूं। डिपार्टमेंट के ऊपर चूंकि भारत में डेमोक्रेसी है, इसलिए पॉलिटिकल लेयर चढ़ा होगा, राइट, हर जगह पर। तो इसके ऊपर है मिनिस्टर। डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? मिनिस्टर। उस मिनिस्टर का नाम है कैबिनेट मिनिस्टर, राइट, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट। मंत्री का मैंने बोला 5 रैंक है। एक हो गया कैबिनेट। कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब है कि चाहे उसके अंतर्गत 4 डिपार्टमेंट हो या 1 डिपार्टमेंट हो, उस सबका ओवरऑल बॉस है। और ये मिनिस्टर साहब आए कहां से? यहां से आए। उसके नीचे एक और मिनिस्टर होता है जो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करता है। जैसे सेक्रेटरी को असिस्ट कौन कर रहा है? ज्वाइंट सेक्रेटरी। क्योंकि पूरा एक मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान को देख ले, इंपॉर्टेंट नहीं, तो उसको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। स्टेट मिनिस्टर का मतलब यूपी का मिनिस्टर नहीं हो, रैंक का नाम है, राइट। यानी जब स्टेट मिनिस्टर बोला तो इसका मतलब समझो वो विंग का इंचार्ज है, उसको जो काम मिला है अपने अपने। तो एक कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत 2-3 स्टेट मिनिस्टर भी हो सकते हैं, राइट। ध्यान से समझो आप, थोड़ा लगेगा दिमाग, और पढ़ना भी यही है, चाहे पॉलिटी में पढ़ो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ो। वो सब मिनिस्ट्री वगैरह लिखा हुआ है, मैंने दिखा दिया आपको। और स्टेट मिनिस्टर के नीचे होता है डिवीजन का जो इंचार्ज है, उसे बोलते हैं डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर किसका इंचार्ज हो गया? वो किस पर, इस पर करेगा? डिप्टी सेक्रेटरी पे, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी पे, राइट। और उसके नीचे होता है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, पीएस। एक्चुअली पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कोई मिनिस्टर नहीं होता, लेकिन मिनिस्ट्री का पार्ट है। उनका काम होता है, जैसे ये लोकसभा है या राज्यसभा है, और हमें आपको अगला जो कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, विस्तार होंगे, तो आपको कोई ना कोई मिनिस्ट्री का रैंक देंगे। कैबिनेट का हो सकता है, स्टेट का होता सकता है, डिप्टी हो सकता है, तो आपको किसी न किसी मिनिस्ट्री के साथ अटैच कर दिया जाएगा ताकि काम को सीख। तो उसे बोलते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। वो यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, कहीं भी अटैच किया जा सकता है, सेक्शन लेवल पर भी और ब्रांच लेवल पर भी। एक्चुअली दैट इज दी प्रोबेशनल पीरियड बिकम ए मिनिस्टर, सीखने के लिए। तो कितने तरह के मंत्री मिले आपको? 4 मिले। एक मिनिस्टर और है, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंचार्ज।
मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंचार्ज। अब देखो ये क्या है, कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट हो, जैसे मुला रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे मिनिस्ट्री है, उसके अंदर एक ही डिपार्टमेंट है, तो उसका रेल मिनिस्टर है, तो होल एंड सोल होगा कैबिनेट मिनिस्टर, राइट। लेकिन उस रेलवे कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए और भी मिनिस्टर हो सकते हैं, राइट। विंग का इंचार्ज होगा, मान लो हिंदुस्तान को दो विंग में बांट दिया, नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ का रेलवे का एक प्रभारी होगा, एक साउथ का होगा, ऑफिसर्स भी होंगे और मंत्री भी होगा। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है ये टॉप लेवल का मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, राजनाथ सिंह इज द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, अमित शाह इज द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, सब कैबिनेट के मेंबर है, अपने अपने विभाग का पूरा अधिकार रखने वाला। कभी कभी ऐसा होता है, एक समस्या आ जाती है, ऐसे समझो आप कि संविधान कह रहा है कि 5 ही कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं, बट क्लियर, टू क्रिएट ए मिनिस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। मंत्री परिषद बनाना बहुत कठिन काम है। कठिन ऐसे होगा कि भारत की मिनिस्ट्री बनाओगे ना आप, तो हर रिलीजन का उसमें मेंबर होना चाहिए, हिंदू भी होने चाहिए, मुस्लिम भी होने चाहिए, क्रिश्चियन भी होने चाहिए, हर स्टेट से रिप्रेजेंट्स होने चाहिए, कास्ट का भी फोकस होगा, हाँ, पढ़े लिखे भी होने चाहिए, राइट। यस्मिन भी तो होगा, जो मोदी जी के लिए जय जय दिन भर कर रहा है, वो तो सबसे प्रायोरिटी में होगा, उसको पहले बनाएंगे। कुछ प्रेशर ग्रुप वाले भी तो होंगे, आरएसएस वाले, कि इसको बनाओ। और मंत्री का पद कितना है, कैबिनेट मंत्री का 5, और डिमांड है 10 की। तो क्या करें अब, 5 से ज्यादा हम दे नहीं सकते, और मान लो आप लोग 5 हो, 10 हो, 20 हो मेंबर, 5 सिलेक्शन में आ गए, 5 और डिमांड कर रहा है कि मुझे कैबिनेट मंत्री बनाओ, नहीं तो समर्थन ही नहीं करूंगा, सरकार गिरा दूंगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो अभी हो रहा है ना, कि मुझे अंदर अंदर चल रहा है वो चीजें, कि मुझे कैबिनेट मंत्री होम मिनिस्ट्री दो। हाँ, सपोज करो कि नीतीश कुमार मांग रहे हो कि हमें होम मिनिस्ट्री दो, और भाजपा वाले चाह रहे हैं कि इतना बड़ा मंत्रालय दूसरे को, छोटी पार्टी कैसे दे दूं जिसके पास 12 मेंबर है, वो नहीं देना चाहेंगे, और नहीं देना चाहोगे तो एक डर है कि कल को वापस न ले ले तो सरकार ही गिर जाएगी, राइट। और एक आरएसएस वाले की डिमांड है कि उसे चाहिए, और कुछ ऐसे में मेंबर है जो पार्टी में बहुत दिनों से काम कर रहा है, पूरे जीवन बिता दिया उसमें, खानदान टू खानदान, और आज वो मेजोरिटी में आया है, तो उसको भी तो चाहिए। और कुछ अभी तुरंत आया, जैसे जयंत चौधरी, यूपी वाले, पार्टी सुना है ना, चौधरी चरण सिंह के पोते, 2 ही मेंबर जीता, भाजपा के साथ हो लिया, अब 2 ही मेंबर से सरकार रहेगी कि गिरेगी, तो उसको भी चाहिए। एक बिहार से जीतन राम मांझी आए, एक ही सीट लाया, उनको भी चाहिए, नहीं तो समर्थन नहीं दे सरकार गिर जाएगी, तो उन्हें भी एक कैबिनेट मंत्री का पद मिला। एमएसएमई मिनिस्टर वही है कैबिनेट मंत्री, एक मेंबर और कैबिनेट मंत्री मिला, राइट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी नहीं मिला, किसी मिनिस्ट्री के अंदर भी नहीं, अपने डिपार्टमेंट का पूरा होल एंड सोल। इतनी बात समझ आई। लेकिन एक और मेंबर टीडीपी वाला है,
या हमारा पार्टी का लॉयल आदमी है, वो भी कह रहा है मुझे भी तो, मैं तो उससे सीनियर हूं, 20 वर्षों से जीतते आ रहा हूं, पार्टी के लिए काम किया है, हमें कैबिनेट मंत्री बनना है, और नहीं बनाए जाते हैं तो नाखुश हो जाएगा, या पार्टी तोड़ सकता है, दूसरे पार्टी में जा सकता है। तब उसे बनाए जाएंगे इंडिपेंडेंट इंचार्ज। अब समझ लो इंडिपेंडेंट इंचार्ज क्या होता है। मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंचार्ज, ये तो नाम सुन लिया। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट का होल एंड सोल है, सब कुछ वही है, उसके नीचे स्टेट मिनिस्टर है। यहां पर हमने बैठा दिया इंडिपेंडेंट इंचार्ज को। इंडिपेंडेंट इंचार्ज का रैंक मिनिस्टर ऑफ स्टेट का है। ये रैंक 1 है, ये रैंक 2 है, ये रैंक 3 है, ये रैंक 4 है ना। तो यहां पर डिपार्टमेंट का होल एंड सोल कौन होगा? कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन हमने बना दिया स्टेट मिनिस्टर को। जब स्टेट मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर की तरह काम करता हो, उसके ऊपर कैबिनेट मंत्री होगा ही नहीं। भैया स्टेट मिनिस्टर के ऊपर कैबिनेट मंत्री है ना, यहां कैबिनेट मिनिस्ट्री पूरे डिपार्टमेंट का होल एंड सोल है, स्टेट मिनिस्टर तो विंग का इंचार्ज है। लेकिन इस स्टेट मिनिस्टर को हमने क्या किया, किसी डिपार्टमेंट का होल एंड सोल बना दी। ये रैंक होगा दूसरा, काम करोगे कैबिनेट मिनिस्टर की तरह ही। डालेंगे ही नहीं। हाँ जी, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये प्रधानमंत्री के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। स्टेट मिनिस्टर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा? कैबिनेट के प्रति होगा। वेरी गुड। लेकिन एक ऐसा स्टेट मिनिस्टर डायरेक्ट पीएम के रिस्पॉन्सिबल होगा। सर ये जो होते हैं और जो हमारे हाँ, तो पावर सेम है या सेम है। इसके लिए थोड़ा सा पार्लियामेंट्री फॉर्म समझना पड़ेगा। सब कुछ आईएएस ही करता है। जैसे मोदी, जैसे देखो, मैं होम मिनिस्टर बना, तो होम मिनिस्टर ने कहा मैं देश की कानून व्यवस्था ठीक करूंगा। कैसे ठीक करोगे? सिर्फ मैं ये डिसाइड करता हूं ये करना है, सब कुछ करता वही है। हाँ जी, सिविल सर्वेंट ही करता है। अब बात समझ आ गई? मिनिस्ट्री के 5 रैंक को, लेकिन जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री स्टेट का आया, उनकी मर्जी है कितने रैंक रखें। तो देखना कि कभी 3 रैंक का होगा, कभी 4 रैंक का होगा, उसकी मर्जी पर होता है। क्योंकि सरकार की कोशिश होती है कम से कम मिनिस्ट्री रखें, क्योंकि सरकार की बर्डन कमती है। लेकिन जब कोलिशन गवर्नमेंट होगा तो सब मांगे तो मिनिस्ट्री बढ़ जाएंगे। हाँ जी, तो अपने आदमी को तो चुप करा लूंगा ना, डाले ही नहीं, स्टेट मिनिस्ट्री दे दिया। और स्टेट क्या है, वो एक तरह से कैबिनेट मंत्री ही है। आप ऐसे जान लो कि प्रोफेसर होने के लिए पीएचडी होना जरूरी है। एक ऐसा प्रोफेसर जो पीएचडी नहीं एमए वाला है अच्छा, टोटलिटी, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, दे आर कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हिंदी में बोलते हैं मंत्री परिषद। यानी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोला, इसका मतलब सारे मंत्री आ गए। When we say that the meeting of the council of ministers is going on, it means all of the ministers have been standing. When we say that meeting of the cabinet is going on, only top level of the ministry is attending. लेकिन जब कैबिनेट की मीटिंग होगी तो इंडिपेंडेंट इंचार्ज आएगा, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट का है, और उसे स्पेशली इनवाइट करे जाते हैं। क्योंकि एक तो रैंक मैंने दूसरा दिया, एक डिस्ट्रिक्ट का पुलिस ऑफिसर एसपी है, हमने डीएसपी को बना दिया। वो एसपी नहीं है, वो है डीएसपी, उसके नीचे का रैंक वाला। ये बेशक है कि अपने डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है, लेकिन रैंक उसका नीचे का है, इसलिए उनको स्पेशल इनवाइट करा जाता है, सर आप आइए।
उसके प्रेस्टीज दिया जाता है, रिस्पेक्ट ज्यादा दिया जाता है। और बाकी जो मिनिस्टर है नोटिस पढ़ के आते हैं, जैसे स्कूल में नोटिस लगता है ना, उनको नोटिस, लेकिन आपको इनविटेशन लेटर आएगा। सो वी हैव डिस्कस मिनिस्ट्री। हाँ जी, वर्क करते हैं। वर्क करते हैं पीछे से, पर्दे के पीछे। हाँ, वो होता है एनोनिमस इंटीग्रेट। इसलिए इंटीग्रेट एनोनिमस आपको सिलेबस में एथिक्स, सिविल सर्विसेज, प्रोबेटी इन गवर्नेंस देखना ध्यान से। तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट समझाए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फाइलिंग सिस्टम कैसे है, जीएस में इनका रोल कहाँ है, और कैबिनेट क्या होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, और मिनिस्ट्री कैसे, पूरी डिटेल नहीं बताया मैंने, बताने में टाइम लगते हैं, इतना आसानी थोड़ी बता दूंगा, फिर यूपीएससी कैसी। राइट, दैट्स ऑल।